दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल टैक्सोफिन में। और मैं हूं रविंदर ओझा। हमारे साथ में एक काफी स्पेशल गेस्ट सीएम मुकेश कुमार सिंह जी हैं, फाउंडर ऑफ जीसीपी। एंड अभी फिलहाल में इन्होंने जस्ट अभी पार्टिसिपेट करा इलेक्शन में भी आईसीआई एनआरसी के। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके इलेक्शंस के लिए। थैंक यू। और थैंक यू सर। जो एनपीओ एक्सपर्ट भी सर हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनजीओ और एनपीओ के टॉपिक पे। सर, फाइनेंस बिल में काफी अमेंडमेंट आ रखे हैं। फाइनेंस बिल जो 2021 है, तो उसमें काफी चेंजेस हो रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं उन्हीं सारी चीजों के बारे में। यस। सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन प्लीज करेंगे कॉर्पस डोनेशन होती क्या है और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रखी है रिगार्डिंग फाइनेंस बिल 2021। यस। कॉर्पस डोनेशन जो मेन होता है उसका अगर थोड़ा सा डिफाइन करूं मैं तो ये एक ऐसा डोनेशन होता है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ डोनर के द्वारा दिया जाता है। तो डोनर ने स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ जो डोनेशन दिया वो कॉर्पोरेट डोनेशन। तो इन्होंने बोला कि 85% की रिक्वायरमेंट जो अप्लाई करने की है जो डोनेशन का, जो इनकम ऑफ द ट्रस्ट का, तो उसमें कॉर्पोरेट डोनेशन को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर डोनर ने उसे बोला है कि एक स्कूल की बिल्डिंग बनानी है आपने इस डोनेशन से, तो एक ईयर में कोई बिल्डिंग नहीं बन जाता, तो उसमें टाइम लग जाते हैं। तो लॉ ने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम आपको ये कॉर्पस डोनेशन वाला जो अमाउंट है उसको हम एग्जम्प्ट कर देते हैं। यानी कि जब आप 85% ऑफ द टोटल रिसीट जब आप उसको अप्लाई करने जाएंगे, है ना, तो उसमें आप इसको कंसीडर ना करें। कॉर्पस डोनेशन को हम फुल्ली एग्जम्प्ट कर देते हैं, 85% के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ओके, तो ये कंप्लीटली एग्जम्प्ट हो चुका है अभी। हाँ, तो इसमें बड़ा कन्फ्लिक्शन था। वो होते क्या थे, कॉर्पस डोनेशन इंस्टीट्यूशन ने जो एग्जम्पशन क्लेम कर रहे थे वो इंस्टीट्यूशन ने लिए डोनर से और उसको उसी के पर्पस से खर्च किए। लेकिन जब टोटल इनकम जो नॉर्मल डोनेशन से और जो नॉर्मल जो रिसीट होते थे इंस्टीट्यूशन के, उनका जब कैलकुलेशन किया जाता था 85% का, तो उसमें वो वाला भी एप्लीकेशन एक्सपेंडिचर जो कॉर्पस डोनेशन वाला जो एक्सपेंडिचर था उसको भी वो दिखा करके वो बता देते कि 85% जी खर्च हो गया, है ना, और पूरा का पूरा एग्जाम्पशन ले लेते थे। तो लॉ के समझ में ये आया कि एक बार तो हमने कॉर्पस डोनेशन को पूरा का पूरा एग्जाम्पशन दे दी, दूसरी बार उस पैसे को जो कॉर्पस डोनेशन वाला पर्टिकुलर पैसा था उसको इन्होंने अप्लाई किया और फिर उस एप्लीकेशन को इन्होंने नॉर्मल जो एप्लीकेशन है उसमें मिक्स करके और क्लेम कर लिया। यस। तो अब इन्होंने इसको एक अमेंडमेंट ना करके एक क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। उन्होंने ये बोला कि आप जो कॉर्पस डोनेशन ले रहे हैं ना, उसको नॉर्मल डोनेशन में मिक्स नहीं करना है, ना तो उस रिसीट को मिक्स करना है, ना तो उसके एप्लीकेशन को मिक्स करना है। आपको दो बार एग्जाम्पशंस मिल रही थी, अभी दो यस एक ही बार एग्जाम्पशन मिलेगी उसकी। यस। उन्होंने बोला कि आपको जो कॉर्पस डोनेशन मिल रहे हैं डोनर से, आप क्या करो, उस डोनेशन को मैपिंग करो, अलग रखो। कॉर्पोरेट डोनेशन का अलग रखो, नॉर्मल जो इनकम आपके हैं वो अलग रखिए। तो अलग कैसे रखेंगे, उसके लिए इन्होंने बोला, सजेस्ट किया कि एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करें और कॉर्पस डोनेशन से के थ्रू जो भी इनकम आपको हो रहे हैं उस बैंक अकाउंट में रखें, अलग बैंक अकाउंट में। उसमें नॉर्मल इनकम को मिक्स नहीं करेंगे आप, और उस पैसे को उसी पर्पस के लिए खर्च करें जिस पर्पस के लिए वो दिया गया है ना। और वो हमें अलग से दिखाएं कि ये कॉर्पोरेट डोनेशन आया और इसका इस ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना खर्च किया है जी, वो अलग से हमें दिखाना पड़ेगा। और जो नॉर्मल रिसीट है, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन प्लस जो नॉर्मल और रिसीट होते हैं, उसको आप 85% उसको खर्च करके अलग से दिखाएं। ओके सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर यस एक्सेस एप्लीकेशंस करंट ईयर में अगर हो जाती है, यस, तो उस केस में जो सेट ऑफ है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या उसके क्या कुछ प्रोविजंस, आई थिंक इसमें भी कुछ अमेंडमेंट आ रखी है। हाँ यस। जो एक्सेस एप्लीकेशन का था, पहले क्या होते थे कि मान लो 1 करोड़ रुपए का एक रिसीट है, टोटल रिसीट है किसी इंस्टीट्यूशन का, तो लॉ कहता है कि आपको 85% उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसे अप्लाई करना है फॉर द चैरिटेबल एक्टिविटी, तभी एग्जाम्पशन मिलेगा। 85% कर दिया तो आपको एग्जाम्पशन मिल गया। बाकी के जो 15% होते हैं उसको बोलते हैं कि आप उसको फ्यूचर पर्पस के लिए एक्यूमुलेट कर लीजिए।
आप उसको फ्यूचर में खर्च कर लेना, इस साल खर्च करने की लायबिलिटी से आप बचते एक हैं। साल में पहली साल में 85% ही मैक्सिमम इसको कर सकते थे। हाँ, मैक्सिमम नहीं, कम से कम, मिनिमम 85%, है ना। अगर मान लो कि 1 करोड़ का इनकम है, 85% खर्च करने हैं, आपने खर्च किए 90%, है ना। तो वो 10% वाला जो इनकम है वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, ठीक है ना। 90% खर्च कर दिया तो 90% ओके है, 85% ज्यादा है, वो 10% आप एक्यूमुलेट करेंगे, है ना। कई बार क्या हो जाता था कि इनकम हुए इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़, खर्चे हो गए 1 करोड़ 10 लाख। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है, इसको ये क्या करते थे इंस्टीट्यूशन, इसको कैरी फॉरवर्ड करते थे और अगले साल का जो एक्सपेंडिचर था उसमें जाके सेटअप करने की कोशिश करते, ठीक है, अगले साल के एक्सपेंडिचर में। तो इस पे एओ जब भी स्क्रूटनी में केस जाता था, एओ इसको मना करता था, बोलता कि नहीं, ये तो आपने उसी पैसे को यूज किया जो आपने फ्यूचर पर्पस के लिए अप्लाई करने के लिए रखा था, तो ये पैसा तो अप्लाई होना ही था फ्यूचर में भी, जिसको आपने एक्यूमुलेट किया, तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड और सेटअप नहीं कर सकते, अगले साल के 85% के कैलकुलेशन में इसको आप नहीं लेके आ सकते, है ना। तो इसमें डिफरेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग जजमेंट दिए, और लगभग सभी हाई कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट है इस पे, तो सभी हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है इसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप किया जा सकता है। बहुत सारे हाई कोर्ट के जजमेंट इस पे आ गए। अब एसएससी ये क्लेम करता था कि नहीं, अब देखिए इस पे हाई कोर्ट के जजमेंट आ गए, आप हमें अलाउ करो ये बात। फिर एओ उनको मना करता था, ये तो हाई कोर्ट का जजमेंट है, हम तो सेंट्रल टीम में सेंट्रल एक्ट से गवर्न होते हैं, तो आप कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आओ, हाई कोर्ट का जजमेंट हम नहीं मान रहे हैं। तो वो बार बार मना करते थे। अब क्या हुआ, 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है ना, इसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर। एक सुब्रोज एजुकेशनल सोसाइटी का एक केस में इन्होंने हाई कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। ओके, अब ये कंफर्म हो गया कि ऐसे जो एप्लीकेशन है एक्सेस, उसको आगे के सालों में ले जाकर के जो अगले साल के जो 85% का कैलकुलेशन था उसका पार्ट बना सकते हैं। सर ये कंफर्म, सॉरी टू इंटरप्ट सर, इसमें अगर हमने कोई फंड है जिसको बोरो कर रखा है, नहीं, इसमें अभी मैं थोड़ा सा इसमें और आपको बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, लेकिन लॉ को ये बात मंजूर नहीं था, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि इनका जो तर्क है लॉ का वो ये है कि जो आपने 15% मान लो एक्यूमुलेट किया किसी ईयर का, वो एक्यूमुलेशन आपका प्रॉफिट नहीं बन गया, वो एक्यूमुलेशन सिर्फ इस साल, इस पर्टिकुलर ईयर में जिस साल वो रिसीव हुए थे, उस साल खर्च करने के लायबिलिटी से आप सिर्फ बचे हैं, फ्यूचर पर्पस के लिए आपने रखा है। जब भी आप खर्च करोगे तो आप चैरिटेबल पर्पस के लिए ही खर्च करोगे, तो उस पूरा जो 1 करोड़ मिला था उस साल, उसका पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो आपका हो चुका एग्जम्पशन का। तो अब लॉ ने इस बार ये किया है, फाइनेंस बिल 2020 में प्रपोज किया है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जो कंफर्म किया था उसको नलिफाई कर दिया, और इन्होंने बोला कि नहीं जी, हम आपको कैरी फॉरवर्ड और सेटअप करने नहीं देंगे। 18 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, बट 2021 में इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल के और वही चीजें करके ला दिया। तो ये एक डेवलपमेंट है। पहले जिस तरीके से चीजें चलती थी अब फिर से वैसे ही इसमें वैसे ही चलने लग जाएंगे। यस सर, मैं भी पूछ रहा था आपसे बोरोड फंड के बारे में कि कोई फंड है जिसको बोरो कर रखा है, तो और उसको एक्सपेंडिचर अगर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर कर रखा है, तो उस केस में क्या क्या अमेंडमेंट है? देखिए यहाँ पे एक्चुअली अमेंडमेंट से ज्यादा क्लैरिफिकेशन है। पहले भी ऐसा ही होता था, हम लोग भी ऐसा ही मान के चलते थे कि होता क्या है, जो नॉर्मल रूल है, एप्लीकेशन ऑफ द इनकम
यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द इनकम, जो भी आपके इनकम हुए उसका अप्लाई करना है फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। 85% कम से कम आपको उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई करना है। तो इनकम का एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते थे कि मान लो उन्होंने कोई कैपिटल एसेट खरीदा, परचेज किया कैपिटल एसेट, मान लो एक व्हीकल खरीदा इंस्टीट्यूशन के लिए, उस व्हीकल को जब खरीदने गए तो डाउन पेमेंट उसका मतलब 20 लाख का व्हीकल था तो 5 लाख रुपया अपने फंड से किया और 15 लाख का उसको फाइनेंस कराया। जैसे कार खरीदा तो कार लोन ले लिए, है ना। तो अब चूंकि गाड़ी हमारे पास कार 20 लाख रुपए की आ गई, बट हमारे अपने फंड से कितने खर्च हुए? 5 लाख डाउन पेमेंट, और 15 लाख वाला जो अमाउंट था वो हमने बोरो किया था, बोरोड फंड। तो क्या कर रहे थे इंस्टीट्यूशन की, वो 20 लाख जो गाड़ी की जो कीमत थी वो क्लेम कर रहे थे। ओके, है ना। तो पहले भी हम लोग यही सजेस्ट करते थे कि नहीं, ये क्लेम नहीं हो सकता 20 लाख, क्योंकि 15 लाख वाला जो पार्ट है वो आपका बोरोड फंड है, वो आपका इनकम तो है ही नहीं। यहाँ पे तो बात हो रही है एप्लीकेशन ऑफ द इनकम, इनकम का एप्लीकेशन, तो वो तो आपका इनकम था ही नहीं, तो उसे आप क्लेम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसका आप क्लेम कैसे होगा? तो जब जब वो उसका ईएमआई पे होगा, ईएमआई पे होगा, मंथली बेसिस पे होता है। मान लो इस साल उन्होंने अक्टूबर महीने में खरीदा था व्हीकल और उसके बाद ईएमआई पे किया 5 महीने तक, 31 मार्च आने तक। तो 5 महीने में जो इन्होंने ईएमआई पे किया उसमें 2 पार्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, वो इंटरेस्ट। तो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को लॉ ने बोला कि ये आपका एप्लीकेशन है जी। ईएमआई तो आप अपने घर से पे कर रहे हो, अपना जो इनकम है वहां से पे कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन है। तो पूरे साल में आप 15 लाख जो कर रहे हैं क्लेम, वो गलत है। आप सिर्फ वो ईएमआई वाला अमाउंट तक ही एप्लीकेशन कीजिए, और उसके बाद अगले साल में जब आप 12 महीने तक ईएमआई पे करेंगे तो अगले साल उस 12 महीने के ईएमआई को एप्लीकेशन ऑफ द इनकम, मतलब जितना आप खुद क्लेम करते रहिए, अपने अकाउंट से इतना आप खर्च कर रहे हैं उतना ही। हाँ, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन था। हम लोग तो यही सजेस्ट करके चलते थे कि नहीं, जो ईएमआई वाला अमाउंट है उसी को एप्लीकेशन माना जा सकता है, बोरोड फंड को एप्लीकेशन माना ही नहीं जा सकता। बट कुछ एक इंस्टीट्यूशन ऐसा कर रहे थे, तो लॉ ने अब यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है, जी नहीं, आप जो है बोरोड फंड को एप्लीकेशन का पार्ट नहीं मान सकते, वो आपका इनकम है ही नहीं। तो आप ईएमआई जब जब पे करेंगे वहां पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम दोनों आपको अलाउ कर रहे हैं। ये है सर यहाँ पे एक और अमेंडमेंट या क्लैरिफिकेशन आई थिंक की आई हुई है एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, जो कि 10th सी है। यस, तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आप देना चाहेंगे प्लीज? हाँ, यहाँ पे एक वेलकम, बहुत सारे लोगों के नजर में ये एक बहुत ही वेलकम अमेंडमेंट है। बहुत सारे लोगों के नजर में ये यहाँ पे एक ट्विस्ट डाल दिया गया है। अच्छा, तो वो क्या है, मैं आपको इस पे चर्चा करता हूँ। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, आप जो सेक्शन 11 में जो एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं, तो वहां पे देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में 7 लिम्स हैं, मतलब चैरिटेबल पर्पस को इन्होंने डिफाइन किया है 7 लिम्स डालकर। उसमें रिलीफ ऑफ द पुअर, हेल्थ, एजुकेशन, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो ये 6-7 लिम्स उन्होंने बोला है कि ये आपके चैरिटेबल पर्पस है। तो इसमें एक एजुकेशन भी शामिल था और एक हेल्थ भी। एक और सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 1023C, वहां भी एजुकेशन और हेल्थ को अलग से उस सेक्शन में एग्जम्पशन दिया गया है। सेक्शन 11 में दिया गया है एग्जम्पशन, और सेक्शन 1023C में भी इस 2 चीजों को, सिर्फ 2 चीजों को, 11 में 7 चीज है, सेक्शन 215 में डिफाइन किया गया है 7 लिम्स, लेकिन यहाँ पे 1023C में सिर्फ 2 लिम्स को डिफाइन किया है, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन मतलब सोल पर्पस आपका एजुकेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन का सोल पर्पस एजुकेशन है, तो वो सेक्शन 1023C में कवर हो जाता है। अगर उसके पास
12A का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट नहीं भी है तो 1023C में जाकर के एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो वहां पे के जो नियम है 1023C में, वो ये कहता है कि एजुकेशन आप कर रहे हैं, कोई भी ट्रस्ट है आपका और आप एक स्कूल चला रहे हैं, एजुकेशनल एक्टिविटी है आपकी, तो 1 करोड़ तक का जो आपका टर्नओवर है वहां तक आपको कोई भी अप्रूवल और कोई भी एग्जाम्पशन का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली 1 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो हम आपको पूरा का पूरा आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, बशर्ते कि आप ITR उस इंस्टीट्यूशन का विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आप उसको विद इन ड्यू डेट ITR को फाइल करो, तो किसी भी और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट का या अप्रूवल लेने की आपको जरूरत नहीं है। इस अमेंडमेंट में उस 1 करोड़ के लिमिट को 5 करोड़ कर दिया है। मतलब अगर कोई ट्रस्ट स्कूल चला रही है और उसका टोटल जो है एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, तो उसको किसी भी एग्जाम्पशन या रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन। पहले 1 करोड़ था, 5 करोड़ था। अब इसमें ट्विस्ट क्या है वो देखें जी। पहले क्या था, एक ट्रस्ट मान लो 5 अलग अलग शहरों में 5 स्कूल चला रहे थे। 5 शहरों में वो स्कूल बड़े बड़े जो हैं उनके चलते हैं। अब वो 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अलग अलग अगर देखें सेपरेट तरीके से, तो 1 करोड़ से कम टर्नओवर है तो वो सेपरेटली काउंट होते थे। मतलब 5 स्कूल हैं, हाँ 5 स्कूल हैं तो पांचों के अगर एक करोड़ से कम है तो वो सेपरेटली काउंट होते थे और पांचों को एग्जाम्पशन मिल जाते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि 1 करोड़ के लिमिट को 5 करोड़ कर दिया है, लेकिन वो सेपरेट लिमिट जो था उसको अभी एग्रीगेट लिमिट कर दिया है। ओके, इसका मतलब कि जितने भी ब्रांचेस हैं सबका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाता है। पहले क्या था, अगर 20 शहरों में 20 स्कूल चल रहे हैं या एक ही शहर में 20 अलग अलग बिल्डिंग के में स्कूल चल रहे हैं, तो सबका अलग अलग काउंट होता था और 1 करोड़ से कम है तो कहीं भी उनको लेने की जरूरत नहीं। अब क्या है, सबको मर्ज करके काउंट करना पड़ेगा और 5 करोड़ जैसे ही क्रॉस करेगा आपको एग्जाम्पशन का वो अप्रूवल 1023C में आपको लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ट्विस्ट है। तो बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि 1 करोड़ के लिमिट को 5 करोड़ कर दिया गया, लेकिन वो एग्रीगेट जो कर दिया है तो बहुत लोगों को इसमें मुश्किल होने वाली है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। यस यस यस। वहां पे एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन। सर यहाँ पे हमने बात की थी ITR रिटर्न्स की। जैसे आपने बताया कि इसमें ITR भी टाइमली फाइल करना पड़ेगा, तभी जो एग्जाम्पशंस हैं वो मिल पाएंगी। यस सर। सर आई थिंक इसमें कुछ इसमें भी कुछ चेंजेस हो रखे हैं ITR के ड्यू डेट की फाइलिंग में। यस। तो यहाँ पे देखिए एक जनरल चेंज है जो यहाँ भी लागू होता है, वो ये है, देखिए पहले क्या होता था, अभी से कुछ साल पहले होता था कि अगर कोई आप ITR फाइल करते हैं और आपको पता चलता है कि उसमें कुछ गलतियां हो गई, गलती रह गया है ना, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, वो कुछ गलतियां ऐसी रह गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी जी, तो आप उस ITR को रिवाइज कर सकते थे। पहले नियम था 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि जिस साल आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है उससे भी 1 साल आगे तक आपको पता चलता था कि उस ITR में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलतियां हो गई, तो उसको आप रिवाइज कर सकते। अब उन्होंने कुछ साल पहले उसको क्या किया, कुछ साल पहले उसको क्या किया कि इसको 1 साल का लिमिट को कम किया उन्होंने। तो अब इन्होंने बोला था कि ITR में कुछ गलती रह गई है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं अप टू एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अभी 1-2 साल पहले तक ये चीजें थी। इस बार उन्होंने 3 महीने और कम कर दिए, 9 मंथ्स हो गए। हाँ, अब वो 9 मंथ्स हो गए। उन्होंने बोला कि आप ITR को रिवाइज कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। पहले 31 मार्च था, अब 31 दिसंबर ही कर दिया, 3 महीने और कम। उसी तरह बिलेटेड रिटर्न, मान लो आपने ITR फाइल नहीं किया विद इन ड्यू डेट, मान लो एक इंडिविजुअल का ITR फाइल करना था 31 जुलाई तक,
आपने नहीं किया तो बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जो लेट फीस दे करके उसको फाइल कर सकते हैं। तो वो उसका भी नियम था अप टू एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी 31 मार्च तक। 31 जुलाई करना था तो नहीं कर पाए तो 31 मार्च तक बिलेटेड कर सकते। अब उसके भी 3 महीने इन्होंने कम कर दिए और इन्होंने बोला कि उस ITR को आप 31 दिसंबर तक ही फाइल कर सकते हैं, उसके बाद ऑप्शन खत्म हो जाएगा आपका। तो ये एक अमेंडमेंट है और ये टोटल लगभग ये 4-5 रेलिवेंट अमेंडमेंट थे जो अभी हमने डिस्कस किए। इसके अलावा और कोई इस बार कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं लेकर के आए हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ITR की हमने बात करी थी, तो ITR जैसे अगर इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, जिस तरीके से इंडिविजुअल्स की ITRs होती हैं, तो उसमें भी कुछ टाइम लिमिट होती है कि हम अगर चाहें तो रिवाइज रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं, बट उसकी कंडीशंस कुछ ये होती है कि जब तक आपका रिटर्न अप्रूव ना हो जाए, अगर इनके रिटर्न अप्रूव हो गया तब तो उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें भी इस तरीके की कुछ कंडीशन है। देखिए नियम क्या है कि रिवाइज रिटर्न जो होता है वो रिप्लेस कर देता है ओरिजिनल रिटर्न को, जो आपने ओरिजिनली फाइल किया है जी। रिवाइज तभी कर सकते हैं जब आप, पहले नियम था, अब उन्होंने बिलेटेड को भी उसको रिवाइज, जब विद इन ड्यू डेट आप फाइल करते हैं रिटर्न को तो उस रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता, उसी रिटर्न को रिवाइज किया। ये बहुत पहले नियम था। अभी कुछ साल पहले उन्होंने कह दिया क्या अगर आप विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं भी कर पाए और आपका रिटर्न बिलेटेड हो गया तो उस बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन वो जो आपने रिटर्न जो ओरिजिनली जो फाइल किया था, जो ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल किया था वो पूरी तरह से कंप्लीट इन ऑल पर्पस होगा, तभी उसका रिवीजन एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब एक रिटर्न को कंप्लीट इन ऑल पर्पस तभी होता है जब उसको आपने पूरा डेटा भरा, उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाए और आपने अपलोड किया, या फिर आपने अपलोड किया और उसके बाद उसको OTP के जरिए, है ना, EBC कोड के जरिए ई-वेरीफाई किया, तभी वो माना जाएगा कि वो आपने फाइल किया, है ना। अगर आपने ई-वेरीफाई नहीं किया OTP के जरिए, है ना, EBC के जरिए ई-वेरीफाई नहीं किया, वो माना जाएगा कि आपने रिटर्न को फाइल ही नहीं किया। उसके लिए 120 दिन का इन्होंने टाइम दिया। जिस दिन आपने अपलोड किया उससे 120 दिन के अंदर अंदर आपको ई-वेरीफाई करेगी, और अगर आपने उस 120 दिन के अंदर ई-वेरीफाई नहीं किया तो माना जाएगा कि आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया। तो अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो उस रिटर्न का आपने रिवीजन कोई डाल दिया है, रिवाइज रिटर्न डाल दिया है, तो वो रिवाइज रिटर्न शुरू से ही इनवैलिड है, क्योंकि आपका ओरिजिनल रिटर्न कंप्लीट हो ही नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे केस प्रैक्टिकली आ रहे हैं जो उन्होंने गलतियां कर दी, उन्हें फाइल करते ही समझ में आया अरे गलती हो गई थी, बट उस ओरिजिनल रिटर्न को बिना ही वेरीफाई किए इन्होंने क्या किया, रिवाइज रिटर्न डाल दिया और इसको ही वेरीफाई कर दिया। तो वो तो ओरिजिनल रिटर्न तो कंप्लीट हुआ ही नहीं था, तो उसका रिवीजन कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ पे एक कॉमन सी गलतियां होती है, इसे ना दोहराया जाए। अगर आपको रिवाइज करना है तो ओरिजिनल रिटर्न को कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट करें, यानी इसको ई-वेरीफाई जरूर कर दें पहले। यस, ये जो आपने क्लैरिफिकेशन दी, बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो CRT उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। यस सर। सर आई थिंक कि जो भी अमेंडमेंट्स थे तो हमने लगभग सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लिए, और बहुत ही बखूबी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा कि कोई भी पर्सन अगर इस वीडियो को देखेगा तो ऑब्वियसली सब कुछ, सारी की सारी चीजें उसको समझ आ जाएंगी। यस सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए चैनल पे, और इस तरीके से जो भी आपकी नॉलेज है इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। जैसे ही प्लान करेंगे ऑब्वियसली हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल ही देखना चाहेंगे, और व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर के लिए कमेंट करिए, और अगला टॉपिक आप बताइए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। यस, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।